नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए खबरों का जो शुरुआत करते हैं वो आज की इस बड़ी खबर के साथ करते हैं कि और इस बड़े सवाल के साथ करते हैं कि आखिर देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इसका फैसला आज हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी और शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। मतगणना की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना कमरा नंबर 63 में की जाएगी और इसी कमरे में मतदान भी हुआ था। काउंटिंग के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं से मतपेटियां पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को हुआ था और आज एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की संभावनाएं इसलिए भी कम हो गई हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग भी की गई है। ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता मंडल में कुल मिलाकर 4,809 मतदाता हैं और इसमें 776 सांसद जबकि 4,033 विधायक हैं। सांसदों के एक वोट का मूल्य 700 है जबकि विधायकों के एक वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। विधायकों के एक वोट का मूल्य सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 208 है जबकि सबसे कम सिक्किम में 7 है। तो आज का बेहद अहम दिन। आज देश को 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। कौन होगा अगला राष्ट्रपति, ये बड़ा सवाल, लेकिन पलड़ा भारी द्रौपदी मुर्मू का और संभावनाएं पूरी जीत की। और खबरें कि 25 जुलाई को, आगामी 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति की शपथ लेने जा रही हैं। तो आज द्रौपदी मुर्मू की ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है और इसके जश्न की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में अभिनंदन यात्रा निकाली जाएगी जिसमें हजारों नेता और कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ पंथ मार्ग पर दिल्ली बीजेपी कार्यालय से शुरू होकर राजपथ तक रोड शो किया जाएगा। तो आज देखिए, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी के सामने पेश होंगी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करने वाली है। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है। प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा के लिए बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग भी हुई। तो वहीं आपको बताएंगे, प्रदर्शन के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय और ईडी दफ्तर के पास सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान भी कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया था। प्रशासन जो चाहे वो करे। हम शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से सत्याग्रह करने का हमारा अधिकार है, वो हमसे नहीं छीना जा सकता। नीति है कि सारे सांसद संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे, संसद में इस मुद्दे को उठाकर और पुरजोर ढंग से इसका विरोध करेंगे। इसके बाद सॉलिडरिटी में सब लोग ये प्रयास करेंगे कि हम लोग जो है वो एआईसीसी पहुँचे और वहाँ से हम जो है ये कोशिश करें कि हम लोग वहाँ तक जाएं। देखिए क्या करते हैं, जो कोई किसी किस्म का हम कोई वैसा काम नहीं करेंगे। जो भी जो है जिस चीज की परमिशन होगी, अनुमति होगी, उस हिसाब से करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद दिल्ली में मौजूद हैं और माना यह जा रहा है कि आज जितिन प्रसाद पार्टी नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई। जितिन प्रसाद की अब तक किसी से मुलाकात नहीं हुई है। दरअसल जितिन प्रसाद के विभाग पीडब्ल्यूडी में सीएम ने ट्रांसफर में गड़बड़ी के आरोप में एक्शन लिया है। सीएम ने पीडब्ल्यूडी में एचओडी मनोज गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक संजय चौरसिया को भी सस्पेंड किया गया है। एएनसी राकेश सक्सेना भी निलंबित कर दिए गए हैं। इससे पहले जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटाया गया था। सीएम के पास कई और अधिकारियों की फाइल्स भी मौजूद हैं। अब इस कार्रवाई के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
हालांकि आपको बताएं कि बुधवार यानी कि कल पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सरकार ठोस कार्रवाई करेगी। पीडब्ल्यूडी में तबादला मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जहां गड़बड़ी मिलेगी वहां कार्रवाई की जाएगी। जितिन प्रसाद ने सरकार से नाराजगी की बात से इनकार किया है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये ज़ीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं है। ये आप सभी को ज्ञात है कि प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक आज सीएम योगी से मुलाकात कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को खत के जरिए इस्तीफे की पेशकश करने के बाद अब खटीक सीएम योगी के सामने अपनी बात रख सकते हैं। दरअसल दिनेश खटीक का अमित शाह के नाम लिखा गया एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही। पत्र में मंत्री दिनेश खटीक ने प्रदेश सरकार से अपनी नाराजगी को जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि राज्य मंत्री का विभाग में अस्तित्व ही नहीं है, विभाग के ऑफिसर्स मुझे तवज्जो नहीं देते और तो और मेरे विभाग में ट्रांसफर के नाम पर वसूली चल रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सोशल मीडिया पर उनका पत्र वायरल हो गया था जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा हुआ था और उसमें उन्होंने ये जाहिर किया था कि उन्हें विभाग में तवज्जो नहीं दी जा रही और ट्रांसफर के नाम पर वसूली का भी उन्होंने आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था कि राज्य मंत्री का विभाग में अस्तित्व नहीं है, विभागों के ऑफिसर्स मुझे तवज्जो नहीं देते। तो आइए अब आपको यूपी की सियासत से जुड़ी दो बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जो हैं दिल्ली में पार्टी के आला कमान से मिल सकते हैं, तो वहीं जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक अपनी नाराजगी लेकर सीएम योगी के पास वापस जा सकते हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली में मौजूद हैं इस समय। परसों रात से दिल्ली में मौजूद हैं जितिन प्रसाद, जिनकी खबरें मंत्रियों से मिलने की है, और दूसरी तरफ आज दिनेश खटीक जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिल सकते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। हालांकि उनका खुला पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम जो उन्होंने लिखा वो वायरल हो गया, हर तरफ पहुंचा, लेकिन आज खबरें उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उधर ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह सुनवाई करीब 2 बजे शुरू होगी। मामला जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की विशेष बेंच सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले की आखिरी सुनवाई 20 मई को हुई थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था और कोर्ट ने कहा था कि 17 मई को जो अंतरिम आदेश दिया गया था वो अभी भी लागू रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगने वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। पूजा की अनुमति मांगने वाली 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इसमें से एक याचिका 7 महिला श्रद्धालुओं ने दायर की है। आज बेहद अहम सुनवाई है। आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में बाकी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आज जिस मामले की सुनवाई है वो मामला ये है कि श्रद्धालुओं ने वहां पर पूजा करने की अनुमति मांगी है। इसके लिए 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इनमें से एक याचिका 7 महिला श्रद्धालुओं ने दायर की है। इन्हीं मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोपहर करीब 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद ही इन याचिकाओं पर फैसला लिया जाएगा। तो वहीं आपको बताएं कि वाराणसी कोर्ट में भी आज ज्ञानवापी मामले से जुड़ी अहम सुनवाई जारी रहेगी। राखी सिंह के वकील अपनी दलील पूरी करेंगे। जिला कोर्ट में इस बात पर बहस चल रही है कि श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन की याचिका
सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, जिसमें हिंदू पक्ष के बाकी वादी अपनी दलील पेश कर चुके हैं। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी समेत 3 मामलों में सुनवाई होनी है। तीसरा मामला नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मामले में पक्षकार बनाए जाने को लेकर याचिका दाखिल की है। बाकी 2 याचिकाओं पर अदालत आज से फैसला सुना सकती है और जिसके बाद सुनवाई की योग्य है ये वाद या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने इस पर फैसला रिजर्व रख लिया था। और अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के 22 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा आज मिलने जा रही है। आज से मिल जाएगी ये सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। कर्मियों और पेंशनर्स के परिवार के सदस्य भी इसका फायदा उठा सकेंगे और इस तरह योजना से कुल मिलाकर 22 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इस योजना के तहत आयुष्मान योजना में पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा होगी, जबकि सरकारी अस्पतालों में इलाज का पूरा खर्च सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हरदोई में रेप के बाद आत्महत्या करने के मामले में एसपी ने एक्शन लिया है। आपको बता दें, मामले में एक दारोगा और 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया। दरअसल रेप में आहत एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। हालांकि अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और महकमे के एक दारोगा और 2 सिपाही पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। 18/19 की रात उसके द्वारा सुसाइड किया गया था थाना दरौली में। इस संबंध में परिजनों द्वारा एक युवक पर आरोप लगाया गया था, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है। वो पूछताछ की जा रही है। परिजनों द्वारा एक सुसाइड नोट भी दिया गया, जिसका कि मृतका की डायरी पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर मिलान कराया जाएगा। चूँकि पुलिस को आरोपित किया जा रहा है, इसलिए मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी को पुलिस की कार्यशैली के संबंध में जाँच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ निष्पक्ष जाँच के लिए पूर्व विवेचक और बीट कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर किया गया है। और अब आपको बताएं कि भारत के बाद रिलायंस ग्रुप ने साउथ अफ्रीका और यूएई में भी T20 लीग टीम खरीद ली है। इस तरह क्रिकेट वर्ल्ड में रिलायंस का दबदबा और मजबूत हो गया है। रिलायंस की T20 रिकॉर्ड में सबसे नई टीम साउथ अफ्रीका की केप टाउन है, जिसे रिलायंस इंडस्ट्री के मुंबई इंडियन ब्रांड ने खरीदा है। इसके साथ ही रिलायंस के पास 3 देशों में 3 T20 टीमें हो गई हैं। केप टाउन का रिलायंस परिवार में स्वागत करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता अंबानी ने कहा कि रिलायंस परिवार में हमारी नई टीम T20 टीम का स्वागत करते हैं। हम बेहद खुश हैं इसको लेकर। हम मुंबई इंडियंस के मजबूत और मनोरंजक क्रिकेट ब्रांड को दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में ले जाने को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। एक ऐसा देश जो क्रिकेट से उतना ही प्यार करता है जितना हम भारतीय करते हैं। जैसे जैसे मुंबई इंडियंस का वर्ल्ड क्रिकेट फुटप्रिंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे खेलों के जरिए खुशी और उत्साह फैलाने की हमारी प्रतिबद्धता में इजाफा होता रहेगा। और चलिए यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।